स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर अस्मित कौर हियर। तो चैप्टर हम कौन सा कर रहे हैं? फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। उसके अंदर स्टेप 1 हमने कर लिया, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी कंप्लीट स्टेप 1। तो अब हम आते हैं स्टेप 2 के ऊपर। आफ्टर प्रमोशन हम क्या करते हैं? इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पर्पस फॉर विच अ कंपनी इज गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड मस्ट बी लॉफुल। पर्पस लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, अब स्टेप्स बिफोर प्रोसीडिंग विद द प्रोसीजर। अब इनकॉर्पोरेट करवाने से पहले कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपको कंप्लीट करनी पड़ती हैं। जैसे कि आपके पास डिन होना चाहिए। कंपनी हैज टू ऑब्टेन अ डिन, दैट इज डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। देन डिजिटल सिग्नेचर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए ऑफ द प्रमोटर्स। और ये दोनों चीजें, बोथ डिन एंड डिजिटल सिग्नेचर, रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं विद द MCA, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पोर्टल पे। ठीक है, अब जब ये दोनों चीजें मतलब रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ डिन एंड डिजिटल सिग्नेचर हो जाती है, तो फॉलोइंग स्टेप्स विल बी टेकन। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप क्या लिया जाता है? अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। अब हम सबसे पहले देखेंगे ROC के पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाके, कि कौन कौन से प्रपोज्ड नेम फॉर द कंपनी अवेलेबल हैं। और प्रमोटर्स को कम से कम 6 ऑल्टरनेटिव नेम्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं कंपनी के इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, राइट? मतलब ये नहीं मिला तो नेक्स्ट प्रेफरेंस मेरी ये है, ये नहीं मिला तो थर्ड प्रेफरेंस मेरी ये है। तो 6 ऑल्टरनेटिव नेम्स सिलेक्ट करने पड़ते हैं। क्लियर? आपने ROC को बता दिए नेम्स, तो ROC को 7 दिनों के अंदर अंदर ये बताना पड़ता है कि उसने नेम को अप्रूव किया या रिजेक्ट किया। अच्छा, एक बार अगर कंपनी का नेम अप्रूव हो गया तो वो रिजर्व रखा जाता है फॉर 60 डेज। अगर 60 डेज के अंदर अंदर उस नेम के साथ आपने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, देन इट्स फाइन। अदरवाइज आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द 60 डेज वो नेम किसी और एप्लीकेंट को अलॉट कर दिया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट आता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो फाइल करने पड़ते हैं विद द रजिस्ट्रार, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है पहले नंबर पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये चार्टर होता है, मींस एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? कंपनी का ऑब्जेक्टिव, कंपनी का नेम, एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, कितनी वो कैपिटल रेज कर सकती है, ऑथराइज कैपिटल, और नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, लाइक लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है, कि लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर हम पूरा चैप्टर भी करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, फिर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या है कि जितने भी कोई मतलब एडवोकेट, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, ये सभी डिक्लेयर करते हैं कि हमने इस एक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंपाइल किया है, फुलफिल किया है। तो ये एक डिक्लेरेशन होती है फ्रॉम ऑल दीज इंपॉर्टेंट मेंबर्स, ये भी आपको देनी पड़ती है रजिस्ट्रार को। फिर आता है एफिडेविट। एफिडेविट कौन? जितने भी मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर्स होते हैं, ठीक है, और वो पर्सन जिसका नेम एज फर्स्ट डायरेक्टर मेंशन किया गया है, इफ एनी फर्स्ट डायरेक्टर्स, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं? वो एफिडेविट सबमिट करते हैं कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद द ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स गए हैं उनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, कंप्लीट है और उनके अकॉर्डिंगली ट्रू है, ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। तो ये एफिडेविट ये लोग सबमिट करते हैं। फिर एड्रेस देना पड़ता है, जब तक कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता। वैसे तो रजिस्टर्ड ऑफिस वाला एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस होता है, लेकिन जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता तब तक के लिए एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ता है कंपनी को। फिर आ जाते हैं पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स देने पड़ते हैं, उनका नेम क्या है, उनका सरनेम क्या है, रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, नेशनैलिटी क्या है, और उसके साथ साथ उनका ID प्रूफ भी देना पड़ता है। और पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर भी देना पड़ता है, सेम आ जाएगा ऊपर वाला कि फर्स्ट डायरेक्टर्स का क्या नेम, सरनेम, रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी एंड ID प्रूफ। ठीक है, फिर आ जाता है
ये भी बताना पड़ता है कि जो हमारे ये डायरेक्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट क्या है इन अदर फर्म्स और बॉडीज कॉर्पोरेट। मतलब अगर वो किसी और फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर भी इंटरेस्ट रखते हैं या कोई पोजीशन होल्ड करते हैं तो वो भी आपको बतानी पड़ेगी। फिर आ जाता है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर के ऊपर पावर ऑफ अटॉर्नी भी सबमिट करनी पड़ती है। फिर आ जाता है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंसेंट ऑफ द डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं सेक्शन 266 के अकॉर्डिंगली पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कोई भी बंदा एज डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसने अपना रिटन कंसेंट नहीं दिया है डायरेक्ट एज अ डायरेक्टर टू द रजिस्ट्रार। मतलब अगर किसी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में एज डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है तो उस बंदे ने पहले अपना एक साइंड रिटन कंसेंट दिया होता है टू द रजिस्ट्रार टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। क्लियर। फिर आ जाता है पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर अलोंग विद डिन। मतलब हर एक डायरेक्टर्स का के पर्टिकुलर्स के साथ साथ उसका डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर भी देना पड़ता है। फिर फाइलिंग ऑफ एग्रीमेंट। अब कहते देखो कंपनी अगर इनमें से किसी को भी अपॉइंट करने से पहले किसी भी मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को या मैनेजर को अपॉइंट करने से पहले उनसे कोई एग्रीमेंट फिल करवाती है तो उसकी कॉपी भी देनी पड़ती है। ठीक है, अगर करवाती है इफ एनी। फिर हमारे पास आ जाता है नोटिस ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस मस्ट ऑल्सो बी मेड। रजिस्टर्ड एड्रेस का नोटिस भी देना पड़ता है और एक स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन भी सबमिट करना पड़ता है कि हमने इस एक्ट के अकॉर्डिंगली सारी प्रोविजंस को फॉलो किया है, सभी चीजों को उसी के अकॉर्डिंगली कंप्लीट किया है। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स। ये थे हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन बाय आरओसी। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद अगर आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई होता है तो वो क्या करेगा, वो रजिस्टर कर देगा कंपनी को और प्लेस कर देगा उसका नेम कि कंपनी का ये नेम है ऑन द रजिस्टर ऑफ द कंपनीज। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कहते कि जो रजिस्ट्रार है वो सिर्फ एक ही ग्राउंड के ऊपर आपकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है अगर आपने किसी भी प्रोविजन के साथ नॉन कॉम्प्लायंस नहीं किया, मतलब फॉलो नहीं किया। अदर देन दैट, देखो अदर देन दैट हैज नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर इट। once the statutory requirements have been compiled with, the registrar has no option but to register it। उसे रजिस्टर करना ही पड़ेगा आपकी कंपनी को। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास आता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का। कहते हैं रजिस्ट्रार हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करता है इन फॉर्म नंबर इनकॉर्पोरेशन 11। ठीक है, INC 11, जहां पे वो ये सर्टिफाई करता है दैट द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड। कांग्रेचुलेशंस, आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। एंड इन केस ऑफ अ लिमिटेड कंपनी वो ये मेंशन करता है कि ये कंपनी लिमिटेड है। ठीक है। फिर फ्रॉम द डेट मेंशन्ड इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशूड अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो डेट मेंशन की होती है उस डेट को रजिस्ट्रार आपको एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉट करता है। और ये होता क्या है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी ऑफ द कंपनी। ठीक है, जिसके बेसिस पे कंपनी किसी को स्यू कर सकती है या कोई कंपनी को भी स्यू कर सकता है। तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कंपनी की अपनी आइडेंटिटी होती है। ठीक है। अब इनकॉर्पोरेशन के बाद कई बार आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इसका लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है, कि इनकॉर्पोरेशन का लीगल इफेक्ट क्या पड़ता है। तो ये बहुत सिंपल है। सेक्शन 9 के अंडर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम कर चुके हैं कंपनी के, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हो कि वंस द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन जाती है, परपेचुअल सक्सेशन उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। ठीक है। तो ये सारे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हो। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट आता है फ्लोटेशन और रेजिंग ऑफ कैपिटल। अब देखो जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ गया तो कंपनी इज रेडी फॉर फ्लोटेशन, मतलब कि कंपनी अब मूव ऑन कर सकती है विद रेजिंग कैपिटल, वो अपनी कैपिटल रेज कर सकती है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए। प्राइवेट कंपनी को अपनी कैपिटल जो है वो फ्रेंड्स
या रिलेटिव से ही रेज करनी पड़ती है प्राइवेटली, क्लियर। एंड ऑन दी अदर हैंड जो पब्लिक कंपनीज होती हैं वो अपनी कैपिटल रेज कर सकती हैं फ्रॉम द पब्लिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कहते हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर्स एवरी पब्लिक कंपनी, उसको इन दोनों में से एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। कौन से 2 स्टेप्स? पहला, अगर तो पब्लिक कंपनी ने पब्लिक से पैसा रेज करना है तो उसे प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। ये मैंडेटरी है कि अगर पब्लिक से पैसा रेज करना है तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अगर उसने प्राइवेटली पैसा रेज करना है तो प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फाइल अ स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस मतलब ल्यू का मतलब होता है इंस्टेड, कि प्रोस्पेक्टस अगर नहीं इशू करना तो प्रोस्पेक्टस के बदले आपको कुछ हम कह सकते हैं मिनी समरी जो है वो आपको बतानी पड़ती है टू द रजिस्ट्रार। प्रोस्पेक्टस में डिटेल होती है और ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस में उसकी समरी होती है, ठीक है। तो वो आपको देनी पड़ेगी, किसको? पब्लिक कंपनी को। क्लियर हो गया। फिर हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। ये बहुत सिंपल है कि आपको मैंने बताया 2015 में अमेंडमेंट हुई थी, तो कहते हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 29 मई 2015 जो सेक्शन 11 था जो कि किससे डील करता था? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हैज बीन कंप्लीटली एबॉलिश्ड, क्लियर। और अब all companies can commence business immediately after obtaining the certificate of incorporation. Once you get the certificate of incorporation you can start your business, ठीक है। तो commencement वाला point abolish हो चुका है सेक्शन 11। कब से abolish हुआ है? 29 मई 2015। So this was all about formation of a company. Hope आपको क्लियर हो गया होगा सब कुछ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जुड़े रहिए इसी तरह से हमारे चैनल थ्योरी गुरु के साथ, विच इज प्रोवाइडिंग बेस्ट कन्फाइंड थ्योरी नोट्स ऑफ कॉमर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।